क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने है। आपको बताना है किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है। धारा 348, धारा 351, धारा 350। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आपको याद रखना है जो धारा 351 है, ठीक, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसका आंसर बताएं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध, या ट, ठ, ड, ढ़। बताइए इनमें से कौन सी तालव्य ध्वनियां हैं, ये आपको याद करना है और ये आपको बताना है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। देखिए तालव्य ध्वनियां जो है च, छ, ज, झ, ठीक है, ये क्या हो गई? ये तालव्य ध्वनियां हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पा, फ, ब, भ, ये आपकी क्या हो गई? ये औष्ठ ध्वनियां हो गई। ये आपको याद रखना है, ये कौन सी हो गई? औष्ठ ध्वनियां हो गई। उसके बाद त, थ, द, ध, न, ये क्या हो गई? ये दंत ध्वनियां हो गई। ये आपको याद रखना है। और ट, ठ, ड़, ढ़, ये आपकी मूर्धन्य हो गई। तो इस तरह से ये आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अजायब घर है, ये कैसा शब्द है? देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है? तो देखिए ये क्या है? ये संकर शब्द है। और आपका रेलगाड़ी जो शब्द है ये भी तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लगभग। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको चयन करना है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला है? बताइए, सोचिए इसमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला हो सकता है। तो देखिए मृत्युंजय। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर डी मृत्युंजय, तो आप लोग बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, ये आपको बताना है। कौन सी शुद्ध रूप में लिखा गया है? सही अर्थ बताना है, सही शब्द बताना है आपको। बताइए। तो देखिए इसमें जो सही लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, वो अभ्यर्थना लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आकलन शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या है? आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये अब आपको बताना है। आशय शब्द का पर्यायवाची। देखिए यूपी बीएड में हिंदी इस तरह आती है कि आप अगर अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से हर चैप्टर के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो आप 50 में से 45 यानी कि 45 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ठीक है, 45 से लगभग 44-43 लगभग आप आराम से कर डालोगे। और हिंदी में इतना स्कोर अगर किसी ने कर दिया, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लगभग 43-44 का हिंदी में बहुत ही प्यारा स्कोर माना जाता है। इसका आंसर आप लोग बताएं कि आशय शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आप जानते हैं कि आशय शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर तात्पर्य होगा। ठीक है, यानी कि मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ये आपको बताना है। कौन सा शब्द जो है वो हिंदी का है? जल, नग्न, तीन या भ्रमर? बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए ये जो 1, 2, 3 ये सब हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, ये सब हिंदी के शब्द है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जो है वो तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर डी यानी कि धृष्ट, तो बिल्कुल आप सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही थी। अजस्र, इसमें से आपको सही वर्तनी बताना है। किस तरह से अजस्र लिखा जाता है? अजस्त्र, अजस्र या अजसर? सही वर्तनी आपको बताना है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हो अजस्र, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और इसका आंसर आप लोग सोचिए। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो महात्म्य की शुद्ध वर्तनी किस प्रकार होगी वो आपको बताना है।
तो सोचिए और बताइए। तो देखिए, जो महात्म में लिखा जाता है किस प्रकार लिखा जाता है? महात्म मा, हाम्याग्नहा, आधा ता और आधा मा, ये आपको ध्यान रखना है। माम्याग्न मा, हाम्याग्न हा, आधा ता और आधा मा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और या तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए, इस वीडियो को आप लोग पूरी देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कर देना है आपको इस वीडियो को, क्योंकि और कुछ ये आपसे अनुज जीएस एकेडमी पर ये सारी क्लासेस आपको फ्री दी जाती हैं। कोई भी आपसे पैसे यहाँ पर इस नहीं वसूले जाते हैं इन वीडियो के लिए स्पेशली। तो बस हम लोग क्या आपका सपोर्ट चाहेंगे, तो आपको आप सपोर्ट किस तरह से कर पाओगे? वीडियो को शेयर करके आप पूरा सपोर्ट दोगे हमको, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, देवर का स्त्रीलिंग आपको बताना है। देवरी, देवरिन, देवराइन या देवरानी, बताइए। देखिए, तो देवर का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देखिए, प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और शब्द के आदि में इस्तेमाल होता है उपसर्ग, ये दो बातें आपको याद रखना है। अब आपको खिलाड़ी और गमनीय शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा है। चलिए सोचिए और बताइए। देखिए, खिलाड़ी शब्द में हो जाएगा आड़ी और गमनीय शब्द में हो जाएगा ईए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना था तो बिल्कुल सही चुना था। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ स्त्री है? किस एक का अर्थ जो है वो स्त्री है, ये आपको बताना है। अंगजा का, अंगना का, आंगन का या अंगार का? चलिए बताइए इसका आंसर, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगना, ठीक है। अंगना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ ऐतराज है? ऐतराज बताना है किसका अर्थ है? आफत का, आपत्ति का, संकट का या विपत्ति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपत्ति का। ऐतराज का एक अर्थ है क्या है? आपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। समादर व संरक्षण में उपसर्ग आपको बताना है। समादर और संरक्षण में सम, प्रति, वी या छोटा ओ? तो देखिए, समादर में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम, और संरक्षण में क्या हो जाएगा? सम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है? शेर, गोली, कुत्ता या हिमालय? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोली। गोली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप बताएं कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। लेखक, शिक्षक, वकील या मीठा? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिससे किसी जाति का बोध होता है। तो लेखक, लेखक से भी हमको जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक से भी हमको जाति का बोध हो रहा है, वकील से भी हमको जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर मीठा जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी का भी नाम है, किसी लड़के का नाम है या किसी लड़की का नाम है, जैसे मान लीजिए सीता है, सोहन है, मोहन है, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, ठीक। ये तो ताजमहल ठीक है, हिमालय है, ये पहाड़ का नाम हो गया। हिमालय एक पर्वत है, ठीक है। तो उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे मनुष्य है, नदी, गांव, भैंस, गांव, घोड़ा, लड़का, ये सब क्या है? जाति, क्योंकि इससे है एक संपूर्ण जाति का हमको बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, सौंदर्य है, थकावट है, ठीक।
ठीक है, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? सभा है, यानी कि कोई ग्रुप है, कक्षा है, सेना है, भीड़ है, पुस्तकालय है या दल है, ठीक है, तो ये समुदायवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? घी, तेल, पीतल, चावल, लोहा, सोना या गेहूं, ठीक है, ये क्या होती है? ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। संतान, विजय, शक्कर या वर्ण। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, तो मैंने आपको बताया था आप कैसा या कैसी लगा कर देख लिया करो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर कैसा लग रहा है उसमें तो वो पुल्लिंग है, और कैसी लग रही है उसमें तो वो स्त्रीलिंग है। संतान कैसी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। विजय, विजय कैसी है तो ये क्या हो जाएगा? विजय कैसी है। शक्कर कैसी है। वर्ण कैसी है। वर्ण कैसी है नहीं होता, बल्कि वर्ण कैसा है या वर्ण बहुत अच्छा किया, तो इससे पुल्लिंग का हमको बोध हो रहा है। ठीक है, वर्ण कैसा किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या हुआ? कोयले का अर्थ मत करो। कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। दलाली नहीं करनी चाहिए। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। इसका आंसर आप लोग बताएं। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। यानी कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ क्या हुआ? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है बेइज्जती करना, यानी कि अपमान करना। ठीक है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ अपमान करना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वो कौन सा है? उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, इसमें जो है अशुद्धि नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई अशुद्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूं। या उपरोक्त तीनों वाक्य शुद्ध हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। ये वाक्य जो है शुद्ध है, बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक।